फिर खड़ी हुई निर्मला सीतारामन। उन्होंने कहा कि इस देश के कम्युनिस्ट कायर हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। अगर आज नेहरू जीवित होते तो इंदिरा और नेहरू एक खेमे में ना होते, वो ऑपोजिट खेमों में होते। कैसे जब नरेंद्र मोदी आए तो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी को एक मॉडरेट चेहरे के तौर पे विपक्ष पेश कर रहा था, जब वो लोग थे तब उसके पहले मतलब कैसे चेंज हो जाता है। तो हम लोग जीते जी ये भी देख लें कहो कि कल को कोई और आए तो कोई नरेंद्र मोदी को सॉफ्ट लाइन में बताने लगे। शनिवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि अगर जो भी एमडीआर आगे आएगा, अगर आएगा तो वो मर्चेंट देंगे, दुकानदार देंगे, बड़े दुकानदार देंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश सार्वजनिक रूप से देना शुरू कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ सदन में अपने दफ्तर में नहीं बैठे रहेंगे बल्कि पटल पर भी आएंगे और दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शनकारियों पर, उस पर अपनी बात रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात कहते हुए एक आश्वासन भी मांगा विपक्ष से। उधर लाठी चली रांची में, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और सहयोगी है कांग्रेस, तो यहां भाजपा कटघरे में है और वहां पर जेएमएम और उसके साझेदार कांग्रेस कटघरे में है। जगत प्रकाश नड्डा ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हम इस लाठीचार्ज से असहमत हैं, लेकिन ट्वीट और असहमति से आगे क्या, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सहमति असहमति की बात हो रही है तो राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बीच भी एक तीखी झड़प देखी गई। उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे कि जो प्रदर्शनकारी हेमंत सोरेन सरकार की मुर्दाबाद के या हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उन्हीं के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये सदन है, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का कार्यक्रम, जिसमें हम देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा और राज्यसभा में हुई दिन भर की कार्रवाइयों के बारे में और पर्दे के पीछे, इन कार्रवाइयों के पीछे चल रही राजनीति के बारे में, सियासत के बारे में विस्तार से बात करते हैं अपने राजनीतिक संवाददाताओं के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं विकास पाठक जी, हमारे साथ मौजूद हैं जतिन आनंद जी और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ उपासने जी, जिनसे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज देश की संसद में और संसद के बाहर आखिर हुआ क्या है। लोकसभा रोज की तरह प्रश्नकाल स्थगित हुआ, हंगामा होता रहा और तमाम दस्तावेज और रिपोर्टें उसके बाद रखी गई। मसलन ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पेश किया गया। देश के जो 16 प्रमुख ट्राइब्यूनल हैं, न्यायाधिकरण जिनको बोलते हैं, उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता, जवाबदेही और एकरूपता आए। 2021 को निरस्त करते हुए एक नया कानून आएगा। खासियत क्या है कि एक स्वतंत्र नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का गठन किया जाए जो इस ट्राइब्यूनल में नियुक्ति और कामकाज की निगरानी के लिए बने। मुख्यालय नई दिल्ली में हो, एक अध्यक्ष, 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य हो और अध्यक्ष जो हो वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। इस तरह के इसमें प्रावधान है। ट्राइब्यूनल वाले विधेयक के बाद नंबर आया केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का, जिन्होंने मिनरल्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। मकसद क्या है? राज्य के कर अधिकारों पर रोक, ताकि राज्य खनिज अधिकारों पर कोई नया टैक्स या सेस न लगा सकें, केंद्र का पूरा नियंत्रण आदि इत्यादि। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अमित शाह की तरफ से केरल नाम परिवर्तन विधेयक प्रस्तुत किया। मकसद है केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम कर दिया जाए और इसको प्रभावी करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाए। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि नाम केरलम कहा जाए। वजह मलयालम भाषा में यही शब्द है केरलम, जिसे सभी आधिकारिक संवैधानिक भाषाओं में लागू करने की तैयारी है। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ये सदन में आया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अमित शाह की तरफ से लोकसभा में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। ये 1962 का जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम है, इसमें संशोधन के लिए लाया गया है ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर के वित्तीय ढांचे को और मजबूत किया जा सके और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में लगी और संस्थाओं को भी सीधे लोन और ग्रांट दी जा सके। पंजीकृत
सहकारी समितियों के अलावा। इसके बाद विपक्ष ने फिर हंगामा किया, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। विपक्ष ने सरकार से चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज पर जवाब मांगा। अब तक दर्शक याद रखें, नागरिक याद रखें कि 8 में से 6 विधेयक बिना चर्चा के मॉनसून सत्र में पारित हो चुके हैं और लोकसभा में लगातार 16वीं बार प्रश्नकाल स्थगित किया गया है। कार्रवाई 2 बजे दोबारा शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम विस्तार से चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह भी जवाब के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष को भरोसा देना होगा कि चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से हो। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। जगदम्बिका पाल पीठासीन थे। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि पिछले 3 हफ्तों से सदन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, तो कौन जिम्मेदार है। फिर शुरू हुई नारेबाजी। तब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल के प्रावधानों पर चर्चा की और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई, और ये ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके बाद अगले दिन के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यह है लोकसभा का लेखा जोखा। राज्यसभा में जो शून्यकाल में सवाल उठे उसमें एक है, बीजेपी सांसद विश्वजीत सिन्हा ने विष्णुपुर, ये पश्चिम बंगाल में, उसके मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की। वहां का राधा कृष्ण मंदिर दुनिया का एकमात्र टेराकोटा का पुराना मंदिर है। इसके अलावा और विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन हम मुख्य चर्चा पर आते हैं जो 2:55 पर हुई राज्यसभा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पहले तो बैंककार बही साक्ष्य विधेयक पर चर्चा की, सुधारवादी बताया और इसका प्रस्ताव रखा जो ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद जॉन ब्रिटास खड़े हुए, सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं। द इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 एंड द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर प्रस्ताव पेश किया। अब ये आपको लग रहा होगा बड़ा जटिल सा मामला। यूं समझ लीजिए कि जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अतिरिक्त चुंगी, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, या ये जो गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो देंगे। इसको लेके देश में ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि हम और आप दिन भर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ उपासने जी हैं, लेकिन उसके पहले बस मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं कि ब्रिटास ने क्या कहा और निर्मला सीतारामन ने क्या कहा। ब्रिटास बोले, सरकार स्वीकार करे कि बजट में पेश की गई योजनाएं विफल रही। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब उससे जुड़े लोगों पर टैक्स लगा रही है सरकार। टैक्स सिर्फ व्यापारियों पर लगेगा, पर दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि व्यापारियों पर पड़ने वाला बोझ ग्राहकों पर ना आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डिजिटल भुगतान करने वालों पर इनडायरेक्ट रूप से टैक्स का बोझ डालना चाहती है। ब्रिटास ने एक और इल्जाम लगाया कि ये विधेयक विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने के लिए है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यूपीए पर शुल्क के लिए दबाव बना रहे थे और भारत ने ये प्रेशर स्वीकार कर लिया। ब्राजील ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में G20 बैठक में पीएम मोदी ने यूपीआई को मुफ्त सार्वजनिक सुविधा के रूप में पेश किया था। ब्रिटास ने कहा कि यह पीएम के उस आश्वासन का उल्लंघन है। फिर खड़ी हुई निर्मला सीतारामन। उन्होंने कहा कि इस देश के कम्युनिस्ट कायर हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजी में बोली, कम्युनिस्ट इन दिस कंट्री आर टोटल कावर्ड्स who spread lies. John Britas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's a typical communist style. सुन के जाओ। Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards!
communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. लेकिन तब तक विपक्षी सदस्य सदन से बाहर जा चुके थे, पर सीतारमण का भाषण चालू रहा। उन्होंने कहा कि हमने टैक्स छूट बढ़ाई है भारत से डेटा सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों को मिलने वाली। उद्देश्य कि भारत में विदेशों को सेवाएं देने वाले डेटा सेंटर और एआई डेटा सिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़े। चौथे प्रावधान की जानकारी देते हुए मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत की बात कही। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यूपीआई इस्तेमाल करने वालों पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जा रहा। वीजा और मास्टर कार्ड का उदाहरण देते हुए बोली कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर व्यापारियों से चार्ज लिए जाने के बावजूद वे कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बिक्री और बड़े भुगतान मिलते हैं। उन्होंने ब्राजील और चीन जैसे देशों में लागू एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट का उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, हमने सुन लिया, पर समझ में कम आया। तो अब हमको समझाएंगे सिद्धार्थ उपासनी जी कि ये पूरा बवाल क्या है, मामला क्या है। ओवर टू यू सिद्धार्थ। देखिए, आप कोई भी डिजिटल पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, वो आपको कार्ड मिलता है, आप दुकान पे जाते हैं, मशीन पे आप स्वाइप करते हैं, टैप करते हैं, आपका पैसा जाता है। लेकिन ये फ्री ट्रांजैक्शन एक तरीके से नहीं है, क्योंकि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, वो अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये एमडीआर ये टैक्स नहीं है, ये है जो बैंक्स हैं, जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जिस कंपनी ने वो मशीन बनाई है जिससे आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, ये सब कंपनी रोज़ जो ट्रांजैक्शन सेटल कर रहे हैं, उसके लिए, अपकीप के लिए, उसको सेटल करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा तो लगता है। अब वो एमडीआर ये सब कंपनीज के बीच में डिवाइड होता है। क्रेडिट कार्ड्स पर एमडीआर 1 से 3% तक है। जो अगर आप 1000 रुपये का कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें से 1 से 3% कटता है। अब जो दुकानदार है वो अपनी तरीके से, अपनी तरफ से देता है। डेबिट कार्ड्स जो हैं उन पे ये एमडीआर 0.4 से 0.9% तक है, तो कम है। यूपीआई पे 2020 से एमडीआर नहीं रहा है। तो जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, आपने समझिए 100 रुपये का कुछ खरीदा, पकोड़े खरीदे, तो आप 100 दिया, आपके दुकानदार ने 100 लिया। एमडीआर किसी बैंक को, जिसके आपके अकाउंट से जा रहा है पैसा, दुकानदार के अकाउंट में आ रहा है पैसा, अमेजॉन, यूपीआई, जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, किसी को कुछ पैसा उसमें से मिल नहीं रहा है, पर उनके कुछ कॉस्ट तो हैं। उन्होंने ऐप डेवलप किया है, जो डेटा है उसका स्टोरेज जा रहा है उसको, तो उसके लिए ये प्रपोज किया है कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट है, उसमें से जो शब्द हैं जो इसी एमडीआर को अलाउ नहीं करते हैं, वो शब्द हटाए गए हैं। तो अभी कोई ये डिसाइड नहीं हुआ कि कितना होगा। हमें इतना ये पता है कि शनिवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि अगर जो भी एमडीआर आगे आएगा, अगर आएगा, तो वो मर्चेंट देंगे, दुकानदार देंगे, बड़े दुकानदार देंगे, और जो भी एमडीआर क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पे हैं उससे कम रहेगा। तो इसका मतलब कि 0.9% से कम तो रहना चाहिए अगर आएगा तो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने बताया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो अभी तक क्या हुआ है, 2020 से, यूपीआई तो 2016 में आया था, 2020 तक 0.3% एमडीआर था यूपीआई पे। 2020 से ये फ्री हो गया है। अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई एमडीआर नहीं था। अगर उससे कम करते थे तो सरकार एक सब्सिडी देती थी इन लोगों को, बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको सब्सिडी मिलती थी 0.5% तक का। जितना हमें पता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिपोर्ट आई थी मार्च में, उसमें यह लिखा था कि 2021-22 से लेके 2024-25 तक 4 साल, उसमें सरकार ने 8,730 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया था यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे। रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस भी
एग्जेम्प्ट हैं MDR से। तो तकरीबन 9,000 करोड़ तक का सब्सिडी दिया था 4 साल, और ये जो 8,730 करोड़ थे ये टोटल कॉस्ट का सिर्फ 11% था। इसका मतलब अगर उस कैलकुलेट करें तो 4 साल में तकरीबन टोटल कॉस्ट था 80,000 करोड़ के आसपास, दैट्स अ बिग अमाउंट। और हर साल का हुआ 20,000 करोड़ के आसपास। ना जितना अभी ये फिर से बोलना चाहूंगा कि ये UPI और रुपे डेबिट कार्ड दोनों का मिला के है। जितना हमें पता है इंडस्ट्री के लोगों से, UPI का सब कॉस्ट तकरीबन 15,000 करोड़ तक का है, तो ज्यादातर UPI का ही कॉस्ट है पर ईयर। ये जैसे मैंने बोला काफी अलग अलग टाइप के कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, आपका सिंपल चीज जैसे क्लाउड स्टोरेज होगा, साइबर सिक्योरिटी होगा, ऐप किसी ने बनाना है उस ऐप को कस्टमर सपोर्ट रहता है। तो बहुत तरीके के कॉस्ट रहते हैं जिनको कवर करना पड़ता है। अभी उनको तो ये जो टैक्स एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट अब राज्यसभा ने पास किया है, जो अब वापस लोकसभा के पास गया है, अब ये सिर्फ अलाउ करता है कि ये चार्ज आ सकता है मर्चेंट्स पे। थैंक यू सिद्धार्थ। इसमें हमारी प्रोड्यूसर सिया को और हमको भी ये कंफ्यूजन था कि ये वापस लोकसभा में लाने का प्रस्ताव क्यों पेश किया गया, क्योंकि ये एक मनी बिल है, इसलिए इसको लोकसभा में ही वापस लाया जाना है, जिसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया और ये ध्वनि मत से पारित हुआ। अब आते हैं सदन के बाहर की पॉलिटिक्स पे। जतिन, क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी राजी हो गई अमित शाह के बयान के लिए, और कब ये बयान सामने आ सकता है? सरकार इंसिस्ट करती है, पार्टी इंसिस्ट करती है कि वो बैकफुट पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज अब ये कवायद जो है 2-3 दिन से, जब से ये इनफैक्ट पिछला वीक जो जब खत्म हुआ, पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सरकार ने अलग अलग तरीके से, चाहे वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में हो, जो BAC की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बात करी। किरण रिजिजू ने बहुत बार बोला, कई और नेताओं ने बाहर आकर सदन के बाहर भी ये बयान दिए, और 1-2 बार ये सदन में भी कहा गया सरकार द्वारा कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हम चाहते हैं कि सदन चले, सुचारू रूप से चले, और हम भी नहीं चाहते कि ये बिल्स जो हैं, ये जितने भी विधेयक हैं, ये सिर्फ ध्वनि मत से, सिर्फ वॉइस वोट से पास हो। तो ये इंडिकेशंस जो है वो सरकार और पार्टी पिछले हफ्ते के बीच से दे रही है। लेकिन आज जो है आप देखें कि ये आज आखिरी वीक है, आज आखिरी हफ्ता इस मॉनसून सेशन का आज शुरू हुआ। आज भी दोनों पक्षों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस के बीच में इतना गतिरोध रहा कि सदन जितने बजे लोकसभा शुरू हुई, 11 बजे शुरू हुई, उसके चंद मिनट बाद ही वो 1 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, वो 1 मिनट के अंदर ही जो है वो आज फिर से उसका पहला स्थगन, पहला एडजर्नमेंट उसका हो गया था हाउस का। उसके बाद BAC की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो स्पीकर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो एक दिन का जो एजेंडा है, जो आपस में जो पक्ष और विपक्ष दोनों को डिसाइड करना है कि वो किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या बिजनेस होगा, क्या एजेंडा पे आएगा, क्या आज लिया जाएगा, क्या पोस्टपोन किया जाएगा, इस चीज के ऊपर डिसीजन होता है। आज उस चर्चा के दौरान सूत्रों के हवाले से हमें ये बताया गया है कि स्पीकर ओम बिरला ने इसमें आज फिर पहल करी। स्पीकर ने पिछले हफ्ते भी, और इनफैक्ट जब से सदन चल रहा है, जब से ये सेशन की शुरुआत हुई है, तब से उन्होंने कई बार BAC में इस बात की चर्चा, फ्लोर लीडर्स, जो अलग अलग पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अलग अलग जितने भी दल हैं, उनके नेता जो दल के जो नेता होते हैं हाउस में, उनसे ये चर्चा की गई। और अगर हमने ध्यान दिया हो, स्पीकर ने कई बार इस चीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोला। उन्होंने ये रखा पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में कि BAC में तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने ये इस बात में हमारा सामंजस्य बैठ गया था कि हम चर्चा करेंगे विधेयक के ऊपर, लेकिन इसका उलट हो रहा है। ये स्पीकर ने कई बार प्रोसीडिंग्स में बोला है। आज लेकिन स्पीकर ने सूत्रों के हिसाब से ये कहा गया है, स्पीकर ने एक बहुत मार्मिक और इमोशनल अपील करी सारे फ्लोर लीडर्स से कि आप ये कब तक चलेगा, अब आखिरी हफ्ता आ चुका है, विधेयक पास हो रहे हैं, हाउस का बिजनेस जैसे तैसे करके हम कर पा रहे हैं, लेकिन ये सदन जो है, ये सदन
जनता की आवाज़ के लिए है। ये सदन अगर आप जनता की आवाज़ यहाँ पर, जनता की आवाज़ आप ही लोग बुलंद करेंगे अगर, और ये जितने भी विधेयक पास हो रहे हैं, जितने भी विधेयक ध्वनि मत से पारित किए जा रहे हैं, ये मोटा मोटी एक तरीके से ना हमारे प्रजातंत्र के लिए ठीक है, और एक तरीके से जनता की जो आवाज़ है जिसको हम बुलंद करने के लिए सदन में आए हैं, उसके लिए ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद किरण रिजिजू आए, उन्होंने बाहर मीडिया को भी संबोधन किया। उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, नीट के इशू पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष चाहता है और मेनली कांग्रेस चाहती है कि नीट के मुद्दे पर, ना सिर्फ नीट के मुद्दे पर जो 20 तारीख को जो जंतर मंतर पर जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और जो जितने भी पुलिस हो या और दल हों जो सिक्योरिटी में लगे थे, उन्होंने जो एक्शन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लिया, जब वो संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात ये, गृह मंत्री खुद उस चर्चा को करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात ये कि वो समय इसमें इसलिए लगा क्योंकि गृह मंत्री अपनी रिप्लाई को अलग अलग तथ्यों द्वारा बना रहे हैं। उसके अंदर चीज़ें वो उसका रिप्लाई को बनाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, और हम तैयार हैं इस मुद्दे पे, स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और अगर हम तैयार हैं तो अब गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में है, और वो आए, चर्चा करें, और जब चर्चा करें तो सदन को डिस्टर्ब ना करें, सदन की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब ना करें, एक सुचारू रूप से सदन चले भी और उसमें चर्चा भी। ठीक है, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे विकास पाठक जी। अब तो अमित शाह, कई लोग कह रहे हैं कि वेट कर रहे थे कि झारखंड से एक काउंटर नैरेटिव भी मिल जाए, कि अब ये कह पाए कि आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर आप जिस सरकार में साझेदार हैं वो भी छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चला रही है। हेमंत सोरेन का जन्मदिन है 10 अगस्त को, और उन्होंने झारखंड के स्टूडेंट्स को लाठी और वाटर कैनन का बर्थडे गिफ्ट, वो टॉफी बट्टी थी जैसे, वो दिया है। ये सवाल झारखंड के नौजवान पूछ रहे हैं। यदि आप इस प्रोटेस्ट की बारीकियां जानना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर शाश्वत और शुभम तिग्गा अखबार के लिए, शाश्वत इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं, और हम तो विस्तार से आपको बताएंगे ही इसके बारे में। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए। हमारे रिपोर्टर हैं मनोज सीजी, उन्होंने भी एक खबर की है कि कांग्रेस ने अपने स्टेट इंचार्ज के राजू के नेतृत्व में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और कहा कि वाजिब चिंताओं को दूर किया जाए। कांग्रेस को ये चिंता हो रही कि वो देश भर में स्टूडेंट्स को, जेनजी को साथ लाके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस नैरेटिव में झारखंड डेंट कर रहा है। साथ ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वालों को बोला कि आप प्रोटेस्टर्स से मिलें, उनके साथ रहें, आदि इत्यादि। विकास पाठक जी बताएं क्या टिप्पणी है आपकी। तो बेसिकली देखिए, इसमें ऐसा है कि ऑब्वियसली जब झारखंड में एक बार हो गया प्रोटेस्ट, और आज असेंबली के मार्च के दौरान वाटर कैनन, लाठीचार्ज, ये सब भी हुआ, तो एक तरह से सरकार के लिए थोड़ी सी जो है आसानी बढ़ती है इन द शॉर्ट टर्म। मतलब पार्लियामेंट में आप ये कह सकते हैं, अगर वहां से हंगामा होगा कि ऐसा एक्शन हुआ, तो आप कह सकते हैं भाई आपकी जहां सरकार है सपोर्टेड बाय कांग्रेस जेएमएम की, वहां भी ऐसा एक्शन हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये भली भांति जो है कही जा सकती है। एट द सेम टाइम अगर आप इन द लॉन्ग रन देखें तो एक और भी चीज़ है कि ये प्रोटेस्ट, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क सरकार के तरफ से या सरकार से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उससे आ रहा था कि स्पॉन्सर्ड है, ये जो है जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन झारखंड का प्रोटेस्ट एक तरफ से ये दिखाता है कि ये स्पॉन्टेनियस आउटब्रेक स्टूडेंट्स के न केवल भाजपा सरकार के विरुद्ध, बल्कि जहां जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जो जहां है और सत्ता से प्रताड़ित है, हाँ, और रफली सिमिलर इश्यूज हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो धांधली होती है, तो आज खैर अपने ट्वीट के अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इंदिरा भवन में, जहां अब राहुल गांधी ने ये कहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी ने बोला है कि हम उनका भाषण सुनने के लिए नहीं कह रहे थे कि वो आके अपनी एक कहानी सुनाएं या कुछ जनरल पॉइंट्स रखें। हमारी मंशा ये थी कि वो सीधा इस सवाल का जवाब दें। राहुल गांधी का कहना है कि पैलेट गन से फायरिंग किसने करवाई। तो वहाँ तर्क ये है कि दिल्ली पुलिस जो है और आरएएफ जो सीआरपी का एक विंग है, ये दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर हैं।
तो वहां घेरने की कोशिश धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होने के बाद से इस चीज पर घेरने की कोशिश हुई है। तो राहुल गांधी का कहना है कि आप ये बताएं कि ये ऑर्डर किसका था, क्या आपका था, क्या आपने फायरिंग का ऑर्डर दिया पेलेट गन्स से, जो सरकार डिनाई कर रही है कि पेलेट गन्स नहीं चले हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने नहीं दिया और आपको पता भी नहीं था कैसा हो रहा है, तो क्या ये आपका इनकॉम्पिटेंस था। तो राहुल गांधी का कहना है कि ईदर वे, अगर आपका ऑर्डर है तब भी आपको जवाब देना है और शायद आपको त्यागपत्र भी देना पड़ जाए, और अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो आप होम मिनिस्टर हैं और आपके बिना जाने ये हो गया तो आपका वो इनकॉम्पिटेंस है। तो ये जो है तर्क अब जो है कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है। और एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा एक्शन झारखंड में हुआ है तो उसकी भी हम निंदा करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि झारखंड का भी एक्शन हुआ है इसलिए, और दूसरा 3 हफ्ते बीत गए हैं तो अब परिस्थिति थोड़ी सी बनती जा रही है कि सरकार थोड़ा खुल के अपनी बात इसमें रख सकती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इन लोगों ने 3 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दोनों हाउस के अंदर नहीं आए। उन्होंने ये भी बोला इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया 3 हफ्ते तक। तो इनका कहना राहुल गांधी का ये भी है कि 2 चीज के, या तो इनको घबराहट है विपक्ष से, ये वहां जाना नहीं चाहते, या दूसरी चीज उन्होंने कहा ये भी संभव है छात्रों को ये जानना चाहिए कि आपके ऊपर ऐसा एक्शन हुआ, लेकिन उस एक्शन के ऊपर जो है न प्राइम मिनिस्टर न होम मिनिस्टर कुछ बोलने को तैयार है। और उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे उस एक्शन के लिए। अच्छा, एक मैं आपकी ही खबर देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, शिबू सोरेन की तस्वीर को लेकर, जरा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं कि विरोध प्रदर्शन हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहा है और उन्हीं के पापा की तस्वीर लिए। ये जब मैं रांची कवरेज करने गया तब मैंने भी देखा कि सारे खेमों में शिबू सोरेन की तस्वीर और कटआउट कॉमन थे। जी। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, ये तो खैर सौरभ तो वहाँ गए थे रांची, मैं गया नहीं, लेकिन बहुत लोगों से हमें सुनने में आया कि जो प्लेकार्ड्स हैं, किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर प्लेकार्ड्स होते हैं जो जैसे जंतर मंतर पे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, भगत सिंह, ये सब थे। तो जो मुझे सुनने में आया वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वहाँ पे भगत सिंह हैं, वैसे ही वहाँ पे शिबू सोरेन भी हैं। अब शिबू सोरेन जो है वो एक तरह से सबसे बड़े नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो कि वहाँ सरकार में है, और उनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, और हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन, उनका प्लेकार्ड लेके एक तरह से लोग घूम रहे हैं। अब ये अपने आप में लगता है कि कुछ अचरज में डालने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हुए हैं। और तमाम उदाहरण मैं आपको बोलूँगा ये बहुत पुराने उदाहरण है। जैसे कि जब आपातकाल लगा था आज से 50 वर्ष पहले, 51 ईयर्स पहले, आपातकाल के जो महीने थे उसके अंदर भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ने, ऑब्जर्वर्स ने ये सवाल उठाने शुरू किए कि इंदिरा गांधी ऐसा कर रही है, लेकिन इंदिरा गांधी के जो पिता थे जवाहरलाल नेहरू, उनका रवैया बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक था। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थे AM रोजनथाल, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि अगर आज नेहरू जीवित होते तो इंदिरा और नेहरू एक खेमे में ना होते, वो ऑपोजिट खेमों में होते। और रोजनथाल के ये राम गुहा की किताब में है कि उनके एक मित्र ने यहाँ तक कहा, एक इमेजिन किया सिनेरियो कि प्रधानमंत्री के आवास पर इंदिरा गांधी हैं और नेहरू जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह का रेफरेंस था, बहुत फेमस है वो फादर्स लेटर्स टू द डॉटर। जब जेल में नेहरू रहते थे तो इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी करके एड्रेस करते थे और चिट्ठियां लिखते थे, उसका हवाला दिया गया। अब सवाल ये होता है कि ये क्यों होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जो समझने की जरूरत है, वो ये है कि ऐसे आंदोलन जो किसी यूनिवर्सल इश्यू पे होते हैं, सिविल लिबर्टीज हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, वो पार्टी से बियॉन्ड जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लोग झारखंड में हैं जो बहुत दशक से JMM के सपोर्टर हैं, तो क्योंकि ये इश्यू सबको इफेक्ट करता है, इसलिए प्रोटेस्टर ये बता रहा है कि देखिए हम JMM की विचारधारा या झारखंड राज्य के क्रिएशन या झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ नहीं है। हमारा ये मुद्दा है कि ये जो एग्जाम्स हैं ये ढंग से होने चाहिए। तो जब आप उसमें शिबू सोरेन को लगाते हैं तो एक तरह का ये मैसेज जाता है, वी आर नॉट अगेंस्ट द पार्टी बट वी आर अगेंस्ट द डिटीरियरेशन ऑफ द पार्टी अंडर द सन ऑफ शिबू सोरेन। तो ये तमाम चीजें आप, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आई, तमाम क्रिटिसिज्म विपक्ष से हुए, बहुत सिविल सोसाइटी ग्रुप से हुए। अब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जो बड़े कंट्रोवर्शियल भी कई बार रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं हमेशा, मतलब RSS को लेके, बीजेपी को लेके, मोदी सरकार को लेके। सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट नाम की उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, प्लीज कम बैक अटल जी।
तो उन्होंने एक तरह का ओपन लेटर लिखा अटल बिहारी वाजपेयी को, जो बहुत बीमार थे उस टाइम, और उस ओपन लेटर में उनका क्लेम ये था कि आप भी लोकतांत्रिक थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो हमारे हिसाब से लोकतांत्रिक नहीं है, आप किसी तरह वापस आ जाइए। तो ऐसे आपको तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे। एक और दे दूं उदाहरण के, उद्धव ठाकरे के जो क्रिटिक्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो बहुत बार जो शिवसेना में है, शिंदे वाली शिवसेना में और भाजपा में है, वो बोलते हैं कि ये बाल ठाकरे के पुत्र हैं, बाल ठाकरे ने बहुत अच्छे काम किए लेकिन ये उस रास्ते से भटक गए। तो इस तरह की चीज हमें झारखंड में भी दिखाई दे रही है, जहां पार्टी की कोर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाना है, एक बड़े इशू पे बोलना है, लेकिन ये बोलना है कि अभी का जो वर्तमान नेतृत्व है पार्टी का, वो अपनी खुद के विचारधारा या अपने आदर्शों से भटक गया है। तो मेरे हिसाब से सौरभ ये चीज है इसमें। जी, आप ये सब बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कैसे जब नरेंद्र मोदी आए तो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी को एक मॉडरेट चेहरे के तौर पे विपक्ष पेश कर रहा था, जब वो लोग थे तब उसके पहले मतलब कैसे चेंज हो जाता है। अटल जी थे तब आडवाणी जी हार्डलाइनर थे, फिर अटल जी रिटायर हुए, आडवाणी जी आए, उसके बाद हुआ मोदी जी आए तो आडवाणी जी सॉफ्ट लाइनर हो गए। तो ये होता रहता है। तो हम लोग जीते जी ये भी देख लें कहो कि कल को कोई और आए तो कोई नरेंद्र मोदी को सॉफ्ट लाइनर बताने लगे। संभव है। सॉफ्ट लाइनर हार्ड लाइनर से अब आते हैं उस मुद्दे पर, उस मीटिंग पर जिसकी बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में 8 सांसदों से मिले। नेतृत्व कर रही थी सुप्रिया सुले, बारामती की सांसद, एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष। कुल 8 सांसद थे। कहने को कहा गया कि महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, पर इस तरह की चर्चा हम उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके भी सांसदों की देख चुके थे, और उसके बाद का नतीजा भी। कितना समय और है इन 8 सांसदों के एनडीए में आने में, जतिन जी? देखिए, समय का तो नहीं कह सकते सौरभ जी कितना समय है, लेकिन ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। सरकार जो है वो कॉन्फिडेंट है वो कि उसके पास जो आंकड़ा उसे चाहिए 2/3 बहुमत का, वो उसके पास आ जाएगा। हालांकि अभी ये जो विधेयक है, चाहे वो डिलिमिटेशन वाला जो विधेयक जो पैकेज हो वो पूरा, जिसमें या एफसीआरए हो, वो कह रहे हैं सरकार का ये अभी अब ये मत है कि हमें कोई जल्दी नहीं है इन विधेयकों को लेकर और इन पॉलिसीज को लेकर। हमारी जो कमिटमेंट है इनको लेकर, वो खत्म नहीं हुई है, वो कम नहीं हुई है, लेकिन हमें जल्दी भी नहीं है इनको आगे बढ़ाने में। सदन शुरू होने से पहले तो बड़ी जल्दी दिख रही थी। हाँ, अभी तो एफसीआरए भी डाउट में पूरा लग रहा है, क्योंकि अब तो लास्ट वीक है। सदन खत्म होने के बाद भी राजनीति चल तो सकती है। जी बिल्कुल। राजनीति से ध्यान आया, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, कह रहे हैं 10 साल का हिसाब लेने का समय है उत्तर प्रदेश की सियासत के कंटेक्स्ट में, पर सिर्फ भाजपा को नहीं लपेट रहे हैं। 2 अंकलों का उन्होंने नाम लिया है, राहुल अंकल और अखिलेश अंकल, उनके बारे में भी कह रहे हैं। बीजेपी के लिए बोला कि 10 साल में 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार ने सिर्फ प्रचार पर खर्च किया, और उसके बाद सपा और कांग्रेस के लिए बोला कि लाल किताब का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, पर ये किताब उनकी तरह अंदर से खोखली है। बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाओ तो वो भी यही करेंगे। जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, उसी तरह कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये हाल है। अब हमको ये देखना है कि आकाश आनंद को कब तक बोलने दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत बोल रहे थे और उसके बाद सन्नाटा हो गया, आते जाते रहते हैं। और रिकॉर्ड के लिए बता दें कि इस समय आज से 19 साल पहले 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बना के लाई थी, और 19 साल बाद इकलौता जो विधायक था बलिया की रसड़ा सीट से, उमाशंकर सिंह, उनका निधन हो गया है। तो अब बसपा 0 पर खड़ी है इस समय यूपी विधानसभा में। लोकसभा में भी 0 पे है, राज्यसभा में 1 या 2 शायद उनके हाँ सांसद हैं। जाते जाते आपको बस ये और बता देते हैं कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम का गायन होगा। सरकार ने कहा यह ऐतिहासिक पहल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में तब एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि राज्य के कार्यक्रमों में राज्यगीत तमिल, थाई, वाचदू गाना अनिवार्य है। वंदे मातरम को लेकर, जनगण मन को लेकर एक लंबी राजनीति है जिस पर हम तसल्ली से बात करेंगे। बात करते करते बस आपको ये और बता दूं कि मौलशी सेठ है हमारी लखनऊ की करेस्पॉन्डेंट, उन्होंने एक खबर की है कि सपा और कांग्रेस चाहते हैं, खासतौर पे कांग्रेस चाहती है कि समय से सीटें तय हो जाएं
2017 का एक फॉर्मूला चल रहा है जिसमें सपा 311 पे लड़ी थी, कांग्रेस 114 पे, पर गठबंधन सिर्फ 54 जीत पाया था, सपा 47, कांग्रेस 7। लेकिन लोकसभा में सपा लड़ी थी 2024 के 62 पे और कांग्रेस 17 पे, और सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 जीती थी। तो कांग्रेस का विनेबिलिटी पे बहुत जोर है नंबर ऑफ सीट्स के मुकाबले। तो एक तरफ आकाश आनंद का बयान है और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस की ये तैयारी है। देखना है इस तैयारी में चंद्रशेखर के लिए कितनी गुंजाइश बनती है। आप देख रहे हैं सदन इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का ये खास कार्यक्रम। ईमानदारी की बात तो ये है देवियों और सज्जनों कि जितने मन से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, ओम बिरला से ज़्यादा निराश हम हैं, क्योंकि हमारा मन था कि हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों के बारे में, वहाँ हुई बहस मुबाहिसे के बारे में आपको विस्तार से बताएं। लेकिन हमारे माननीयों ने नारेबाजी चुनी, गतिरोध चुना। सदन चलाने की ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, उन्होंने नहीं दिखाई सदाशयता। जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, वो भी अपनी मांगों पर अड़े रहे। वो अड़े रहे और खड़े रहे और देश इंतजार करता रहा कि कब संवाद होगा। लेकिन यहाँ संवाद चलता रहेगा। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।